अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़रिया सबीन है और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। और आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के तीसरे टॉपिक को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो इससे पहले हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने डिटेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा कि एनिमल सेल जो है, जो जानदारों के अंदर, एनिमल्स के अंदर मौजूद है, जानवरों के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मौजूद होते हैं और हर ऑर्गेनेली एक अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हर फंक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा उनमें जो एक मेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मौजूद है जो उन सब ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने छोटे छोटे सारे ऑर्गेनेलीज को अपने पुराने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस, कि एनिमल और प्लांट सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस है। हम छोटे छोटे जो ऑर्गेनेलीज हमने पढ़े थे और उन टॉपिक्स पढ़े थे उनकी बेस पे हम एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर लेते हैं कि क्या सेल वॉल जो है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद है। तो इससे पहले लेक्चर को अगर आपने अटेंड किया तो आपको पता होगा कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो क्या एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है या नहीं होती। सेल वॉल जो आउटर कवरिंग, आउटर लेयर है, क्या वो मौजूद होती है या नहीं होती सेल वॉल। सेल वॉल जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं मौजूद होती। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अच्छा, जो सेकंड हम जिस टॉपिक पे एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस चेक करेंगे वो इनकी शेप्स हैं, कि प्लांट सेल की कैसी शेप होती है और एनिमल सेल की कैसी शेप होती है। प्लांट सेल हैव फिक्स्ड शेप, प्लांट सेल की फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है। और जबकि एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल की इर्रेगुलर शेप्स होती हैं। तो क्या है, प्लांट सेल की फिक्स्ड शेप है, ठीक है। और अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में क्या है, शेप जो है वो चेंज होती रहती है, इर्रेगुलर सी शेप है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैक्यूल का, ठीक है। वैक्यूल का पॉइंट आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया होगा कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज जो है वो बहुत छोटा है, और जबकि प्लांट सेल में एक ही लार्ज वैक्यूल मौजूद है और एनिमल सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल मौजूद है, लेकिन उसका साइज प्लांट सेल के मुकाबले में बहुत छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लोरोप्लास्ट का। क्या क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर मौजूद है। अगर हम देखें, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल के अंदर फूड प्रिपेयर करने और फोटोसिंथेसिस के फंक्शन में काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद है, सिर्फ प्लांट सेल में। जबकि हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो डिफरेंस हम एक टॉपिक पे करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लांट सेल्स हैव प्लाज्मोडेस्माटा, द पोर्स बिटवीन द वॉल्स ऑफ द सेल दैट अलाउ ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन द सेल। जबकि एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। एनिमल सेल में मटेरियल की ट्रांसपोर्ट फिर किसके जरिए होती है? एनिमल सेल में मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब आप लोगों ने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो माइट बी रिमेंबर कि हमने एनिमल सेल में कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली फ्यू मटेरियल्स टू पास थ्रू इट। तो जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है एनिमल सेल में वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन होता है। जबकि प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है प्लाज्मोडेस्माटा, द पोर्स बिटवीन द वॉल्स ऑफ द सेल, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अब दोबारा से हम अगर इसको रिपीट कर लें, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल की फिक्स्ड शेप होती है, जबकि एनिमल सेल की इरेगुलर शेप्स होती है। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लार्ज वैक्यूल पूरी जगह घेर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी एक साइड पे हो जाता है, जबकि प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अच्छा, इनके पीछे हर चीज़ की कोई ना कोई रीजनिंग है। अब प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्यों मौजूद होता है? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होता, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके जरिए मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं कि हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन या कोई एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर लिए थे। नियरली वही सब टॉपिक्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इससे पहले आप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया था कि यूनिसेलुलर का क्या मतलब है और मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है। जब हमने सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन इस टॉपिक की इतनी डिटेल हमने उस वक्त नहीं पढ़ी थी। उस वक्त जस्ट हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल दो तरह की होती हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, एंड द सिंपल वन इज यूनिसेलुलर एंड द कॉम्प्लेक्स वन इज मल्टीसेलुलर। तो अब इस वक्त हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कंप्लीट डिफरेंस करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, एक दफ़ा से दोबारा से यूनिसेलुलर के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं। यूनी वर्ड का मतलब होता है वन, और सेलुलर सेल, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं वो हैं यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी, तो मल्टीसेलुलर क्या है? एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। अब इनका बेसिक डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है, इनके बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, one cell is called unicellular, and the body of organism made up of many cells is
called multicellular. So this is the basic difference between unicellular and multicellular organisms. ठीक है, अब ये unicellular organisms plants भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्लांट्स की भी एग्जांपल्स होंगी इसके अंदर और एनिमल्स की भी एग्जांपल होंगी। सेकेंड पॉइंट है अ सिंगल सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। अब हम यूनिसेलुलर में देखेंगे, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, ये एक ही सेल से मिलकर बनने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो सारी एक्टिविटीज सारे काम एक ही सेल को करने पड़ेंगे। जबकि मल्टीसेलुलर के अंदर क्या है कि इसमें मुख्तलिफ सेल्स हैं, मुख्तलिफ सेल ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, तो हर एक सेल का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा जो वो परफॉर्म कर रहा होगा। अ सिंगल सेल is able to perform all life activities, कि एक ही सेल का ये फंक्शन होगा, काम होगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही सेल को करनी होगी, यानी सारा बर्डन किस पर आ गया, एक ही सेल पर आ गया, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। जबकि मल्टीसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर में जो ड्यूटीज़ हैं वो डिवाइड हो गई हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड to perform different duties। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। द होल सेल बॉडी, द यूनिसेलुलर का थर्ड पॉइंट है द होल सेल बॉडी इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट। डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, देखें अब जैसे हम अपने सेल्स, ह्यूमन बॉडी के सेल्स देखें, हमारे वही सेल्स एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड हैं जो सिर्फ बाहर की तरफ हैं, जो हमारी स्किन के बाहर की तरफ हैं। जो इनसाइड सेल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हैं, क्योंकि वो तो अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर है सेल्स की। तो यूनिसेलुलर में क्या होगा, एक ही सेल है, एक ही सेल डायरेक्टली एक्सपोज होगा, जबकि मल्टीसेलुलर में सिर्फ जो बाहर वाले सेल्स होंगे वो डायरेक्टली एक्सपोज होंगे एनवायरनमेंट से, जबकि अंदर वाले जितने भी सेल्स होंगे उनका एनवायरनमेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा। द होल सेल बॉडी इज डायरेक्टली exposed to the environment। जबकि मल्टीसेलुलर में क्या है, ओनली आउटर सेल फेस द एनवायरनमेंट, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है, हज़ारों लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर हम अपनी बॉडी देखें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो पता नहीं लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई है, और हमारे सिर्फ वही सेल्स एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं जो बाहर की तरफ है। जो अंदर सेल्स हैं, जो अंदर लेयर्स हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ओनली आउटर लेयर या आउटर सेल्स आर इन contact with environment। इसके बाद है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए, एक ही सेल से मिलकर बने हुए। तो अगर एक सेल को की बॉडी को ज़रा सा भी कोई डैमेज होता है तो उससे क्या नुकसान होता है, वो सारी सेल बॉडी डैमेज हो जाती है। सारी सेल बॉडी डैमेज हो जाएगी तो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है। तो इसमें क्या है, द लिटिल इंजरी ऑफ द सेल कैन कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज़रा सा भी कोई उस सेल को नुकसान पहुंचेगा तो वो सेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंजरी का मतलब क्या है, इंजरी का मतलब है कोई चोट लगना, अ लिटिल इंजरी कैन डिस्ट्रॉय द होल सेल। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो छोटी मोटी इंजरी से या कोई भी इंजरी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, सिर्फ जो बाहर की तरफ सेल्स होंगे या जो सेल्स उसको फेस करेंगे
उन सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा, बाकी सारे सेल्स जो हैं वो सेफ रहेंगे, ठीक है। अ लिटिल इंजरी ऑफ सम सेल डजंट इफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स, के पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हमारे चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो आप देखते हो कि सिर्फ आउटर सरफेस पे है, क्या वो अंदर वाले सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है? वो सिर्फ बाहर वाले सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। तो जो बाहर वाले सेल्स हैं वो उनके ऊपर वो इंजरी होती है, जो बाकी अंदर वाले सेल्स होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, अ लिटिल इंजरी कैन ओनली इफेक्ट द आउटर सेल, अ लिटिल इंजरी कैन ओनली affect or can only destroy or can only affect the outer cells, यानी जो बाहर की तरफ सेल्स होंगे सिर्फ उनको इफेक्ट होगा, जो इनर सेल्स हैं दे आर सेफ और उनको उनके ऊपर इस चोट का या इस जख्म का या इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, Have you heard this word before? Regeneration. Regenerate का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब है दोबारा, regenerate दोबारा से पैदा हो जाना, दोबारा से ग्रो हो जाना। The ability of regeneration is present in most of the cells. रीजेनरेशन का मतलब है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आगे से आगे सेल्स बनना। द एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। जब हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो इनके अंदर रीजेनरेशन की एबिलिटी होती है। ज़्यादातर सेल्स में रीजेनरेशन की एबिलिटी होती है। और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, द एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स। इनके अंदर भी वो एक्टिविटी मौजूद होती है, वो एक एबिलिटी मौजूद होती है। अच्छा, अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, और ज़रा सी चोट उनको इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि वो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा या छोटा होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा, क्योंकि उनको अगर ज़रा सी भी इंजरी या कोई भी चोट लगेगी या कोई भी नुकसान पहुँचाएगा तो वो सेल्स उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे। तो उनका लाइफ स्पैन क्या होगा? इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होगा, ठीक है। जब उसके मुकाबले में अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो है ये ज़्यादा होगा। अब इनमें से अगर कुछ सेल्स को नुकसान भी पहुंचता है तो वो सेल अंदर वाले सेल्स जो हैं वो रिमेन अनइफेक्टेड होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो इनका लाइफ स्पैन क्या है? इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है मल्टी सेलुलर का यूनिसेलुलर की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर फ़र्क क्या आता है कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जबकि मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स हैं जो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक सेल अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से किसी भी सेल पे किसी किस्म का बर्डन नहीं आता, जबकि यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एक्टिविटी मुतासिर होती है, उनको कोई भी उनके ऊपर बर्डन होगा, उनको इंजरी होगी तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि मल्टी सेलुलर में सब सेल्स का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जिसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल हैं, जबकि मल्टी सेलुलर में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल देखें जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो वो किस एग्जाम्पल में आएंगे? वो मल्टी सेलुलर में आएंगे, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इज देयर एनी लॉन्ग क्वेश्चन और इज देयर एनी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक? तो सबसे पहले हम MCQs चेक करते हैं। MCQs में हम देखते हैं MCQ नंबर 6, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose in plants. Which one of the following is involved in photosynthesis? That is chloroplast. Which one of the following is a multicellular organism? Multicellular organism, human being. It provides a barrier. Which one of the following is not a multicellular organism? Euglena. It provides a barrier against water loss and injury in plants. That is from our next topic. Okay. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस बताना है और उनकी एग्जांपल्स भी बतानी है।
उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के 6 डिफरेंसेस बताए हुए हैं और उसके बाद उनकी एग्जाम्पल्स भी बताई हुई हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंसेस को दोनों साइड बाय साइड लाइन बनाकर लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ों को याद करना। जैसे आप यहाँ पर यूनिसेलुलर को लिखते हैं, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके कंट्रास्टिंग इधर बात आएगी, तो मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। इस तरह आपको याद करना भी आसान होगा कि किन पॉइंट्स पे आपको याद करना है, और दोनों को साइड बाय साइड लिखने का फायदा होगा कि आपको गलती का अमकान जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो आपने इन टॉपिक्स को डेली की अपनी रूटीन बनाएं। जैसे ही आप ये लेक्चर देखें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स लिखें जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और उसके साथ साथ आप इनको डेली का डेली अपना काम याद करें। जो चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं अगर आप वो डेली याद करेंगे तो याद करके आपने लिखना ज़रूर है। अपनी एक साइड पर रफ कॉपी बना लें। जैसे ही आप फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का क्वेश्चन याद किया है तो आप फ़ौरन याद करके इसको एक रफ कॉपी पर लिखें, और लिखने के बाद आप उसको खुद भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपने जो याद किया है उसके अंदर कितनी गलतियां हैं या कितना अच्छा आपने याद किया है। लिखने का फ़ायदा बहुत होता है। लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी गलती का खुद अंदाज़ा हो जाता है कि आप कहाँ पर गलत हैं, आपने कितना अच्छा याद किया है और कितना अच्छा आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ याद करके किसी को सुना देते हैं तो उसमें जो गलतियां होती हैं वो आपकी गलतियां नोट नहीं होती कि आपकी ये गलती है। जबकि लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी वो गलती बिल्कुल आपके सामने आ जाती है कि ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पर मैंने याद करते हुए एक पॉइंट छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट जब आप क्लास में टीचर को टेस्ट देते हो या पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हमेशा अपनी वो गलती याद रहती है कि मैंने अब ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा समझ आया होगा और आप लोगों ने जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरह याद करके इसको लिखा होगा ताकि आप इससे अच्छा बेहतर फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।